खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। मिलत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC, अरबी में इसका नाम मुनज़्ज़मतुत ताउन अल इस्लामी है और उर्दू में इसको इस्लामी ताउन तंज़ीम कहा जाता है। ये मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी तंज़ीम है। आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। 57 ममालिक इसके मेंबर है। 1969 में मराकश की राजधानी रबात में इसका क़याम अमल में आया था। फ़लस्तीन की आज़ादी और मस्जिद अक़सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शाह फैसल और दीगर मुस्लिम रहनुमाओं की कोशिशों से मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने इस यूनियन की तश्कील दी। सितंबर 1969 में रबात में तासीसी इजलास मुनक़िद हुआ था। सहरोज़ा इजलास में हिंदुस्तान के एक वफ़द ने भी शिरकत की, जिसमें उस वक्त के वज़ीर ज़राअत फ़खरुद्दीन अली अहमद और उस वक्त के नायब वज़ीर क़ानून यूनुस सलीम शरीक हुए। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की शिरकत पर सख्त एहतजाज किया और हिंदुस्तान को उसका मेंबर नहीं बनने दिया। 2019 में 50 साल बाद यह मंजरनामा बिल्कुल बदल गया है। 2 मार्च को मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर अबू ज़हबी में 46वां वज़राए ख़ारजा का इजलास मुनक़िद हुआ। मेज़बान होने की हैसियत से UAE ने हिंदुस्तान को शिरकत की दावत दी। उसी दरमियान पुलवामा अटैक हुआ और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच गई। बानी मेंबर होने की हैसियत से पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज किया, हिंदुस्तान की दावत मुस्तरद करने की अपील की, लेकिन UAE ने पाकिस्तान से माजरत कर ली। पाकिस्तान ने रद्द अमल में बायकाट किया, लेकिन हिंदुस्तान पर उसका कुछ असर नहीं पड़ा। वज़ीर ख़ारजा मोहतरमा सुषमा स्वराज ने शिरकत की, खिताब किया और मुस्लिम ममालिक के साथ अपने गहरे रवाबित का तज़किरा किया। उन्होंने मज़हब इस्लाम की खूबियों को भी अपनी तकरीर में बयान किया और कुरान करीम की 2 आयत का हवाला अपनी तकरीर में पेश किया। ताहम सुषमा ने पाकिस्तान का कहीं भी नाम नहीं लिया, न पुलवामा अटैक की मजम्मत की। 1969 में पाकिस्तान के एहतजाज और दबाव की वजह से हिंदुस्तानी वफद को वापस लौटना पड़ा। 2019 में पाकिस्तान का एहतजाज और बायकाट बेअसर साबित हुआ। हिंदुस्तान ने इसको अपनी सफारती कामयाबी बताया। कहा गया हिंदुस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान के बायकाट के बावजूद हमने शिरकत की, हमारी दावत मुस्तरद नहीं हुई। मुस्लिम ममालिक के साथ मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी बेहतर हुई है। पाकिस्तान ने दूसरी तरफ अपने अवाम को मुतमईन करने की कोशिश करते हुए कहा कि सुषमा स्वराज ने कहीं भी पाकिस्तान का अपनी स्पीच में नाम नहीं लिया है। यह हमारे बायकाट का असर है, क्योंकि हर जगह वो हमारा नाम लेते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जुमला महज मुतमईन करने की गर्ज से था। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन जब OIC ने अपनी करारदाद पेश की तो मामला उल्टा हो गया। कश्मीर के मौजूदा हालात को रियासती दहशतगर्दी OIC ने अपनी करारदाद में बता दिया। हिंदुस्तानी हुकूमत पर जम्मू कश्मीर में मजालिम ढाने और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी लगाया। अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में हल करने का मुतालबा करते हुए खुद भी सालिसी की पेशकश की। दूसरी तरफ दोनों मुल्कों के दरमियान जारी कशीदगी पर पाकिस्तान और वहाँ के वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात की OIC ने जमकर सिताइश की। हिंदुस्तान ने OIC की करारदाद मुस्तरद कर दिया है। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और सब कुछ हमारा अंदरूनी मामला है। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने अब BJP पर हमला भी शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान में तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। मुसलमानों की तादाद के हवाले से ये दूसरा बड़ा मुल्क है। ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर थी। कश्मीर के ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद पास होने के बाद इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी और अभिनंदन की वापसी में ये खबर दब कर रह गई। आज हम इसी पर खबर दर खबर में तफसील के साथ बातचीत कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जनाब AU आसिफ साहब के साथ। आसिफ साहब इस पूरे मामले पर गहरी नज़र रखते हैं। 1969 के तासीसी इजलास की पूरी तफसीलात उस वक्त के नायब वज़ीर क़ानून यूनुस सलीम साहब ने बराह रास्त आपको बताया था। सर, OIC से मुस्लिम ममालिक की तंजीम है या मुस्लिम ममालिक जो है 57 इसके मेंबरान हैं। इस मरतबा हिंदुस्तान को भी वहाँ बुलाया गया, तो मुसलमानों की तंजीम में हिंदुस्तान को बुलाए जाने का क्या मतलब होता है, या और भी दूसरे ममालिक को बुलाया जाता है?
کسی بھی ملک کو جب OIC میں بلایا جاتا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ اس کے مسلم نیشن ہونے کی وجہ سے نہیں، مسلم ملک ہونے کی وجہ سے نہیں، یا اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں مسلم آبادی بہت گھنی ہے، بہت زیادہ ہے۔ یہ OIC کے پریمبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ملک آبادی کے لحاظ سے گھنی آبادی والا ہوگا، آبادی کے لحاظ سے مسلم آبادی والا ہوگا، اسے یہاں بلایا جا سکتا ہے۔ سر یہ بتائیے کہ OIC کی بنیاد کیوں پڑی تھی؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو مین پرپز ہے وہ مسجد اقصیٰ یا فلسطین کے مسئلے کو لیا گیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 1969 میں جب مسجد اقصیٰ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو اس وقت مسلم ممالک میں اور مسلم آبادی والے ممالک میں ایک بے چینی پائی گئی، اور اس بے چینی کا نتیجہ تھا کہ ایک ایسی کانفرنس منعقد کی جائے جس میں اس ایشو پر بھرپور انداز میں ڈسکس کیا جائے۔ اس زمانے میں شاہ فیصل کی شخصیت بین الاقوامی طور پر بہت معروف تھی، اور شاہ فیصل کا اس میں بڑا اہم رول تھا کہ مسجد اقصیٰ میں جو بھی ڈیمیج کیا گیا تھا اس کے خلاف ایک ایسی کانفرنس بلائی جائے۔ لیکن اس کانفرنس کا انعقاد سعودی عرب میں نہیں ہو کر رباط میں ہوا، جو کہ قومی راجدھانی تھا مراکش کا۔ اس زمانے میں شاہ حسن جو ہیں وہاں صدر ہوا کرتے، وہاں بادشاہ ہوا کرتے تھے، تو شاہ حسن مہمان کے طور پر انہوں نے اس زمانے میں مسلم آبادی والے ممالک کو وہاں استقبال دیا تھا، اور پھر 3 دن کی وہ کانفرنس ہوئی تھی 25، 26، 27 ستمبر 1969 رباط میں ہوئی۔ 25، 26، 27 دسمبر کو جو کانفرنس منعقد ہوئی اس میں ہندوستان کی طرف سے، چونکہ ہندوستان میں اس زمانے میں بھی ہندوستان کی مسلم آبادی ان 3 ممالک میں ہندوستان شامل تھا جہاں سب سے زیادہ مسلم آبادی پائی جاتی تھی، بلکہ اس زمانے میں وہ دوسرا مسلم آبادی کے لحاظ سے ملک تھا۔ تو ہندوستان کی نمائندگی کرنے کے لیے وزیر زراعت یعنی منسٹر آف ایگریکلچر فخرالدین علی احمد، جو بعد میں صدر بھی بنے، اور پھر ڈپٹی لاء منسٹر محمد یونس سلیم صاحب جو کہ بعد میں بہار کے گورنر بھی بنے، انہوں نے بھی ہندوستان کی نمائندگی کی۔ سر یہ یہاں پر میں اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ دونوں حضرات رباط پہنچ گئے، وہاں ایک خصوصی ولا میں انہیں ٹھہرایا گیا۔ 25 ستمبر کو گربچن سنگھ، جو کہ ہندوستان کے مراکش میں جہاں یہ کانفرنس ہو رہی تھی وہاں گربچن سنگھ ایمبیسڈر تھے، تو انہوں نے پہلے دن اس میں شرکت کر کے باضابطہ ایڈریس بھی دیا۔ تو ہندوستان کی شرکت 25 ستمبر 1969 کو باضابطہ ہو گئی اس OIC کی پہلے دن کی کانفرنس میں، اناگرل کانفرنس میں۔ یہ دونوں حضرات بھی اس میں بیٹھے، اور آپ کو اور پھر دوسرے دن 26 ستمبر کو باضابطہ فخرالدین علی احمد کو اور یونس سلیم صاحب کو وہاں استقبالیہ دیا گیا، اور جس کی بڑی دھوم رہی۔ لیکن تیسرے دن یعنی 27 ستمبر 1969 کو یحییٰ خان، جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ آف پاکستان کے طور پر وہاں شرکت کرنے گئے تھے، انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ میں ان کے ساتھ ٹیبل شیئر نہیں کروں گا، اور انہوں نے یہاں تک دھمکی دے ڈالی کہ میں اپنے ملک واپس لوٹ جاؤں گا۔ تب شاہ فیصل نے شاہ حسین کو شاہ حسن کو، جو کہ میزبان تھے، ان کو بھیجا کہ آپ ان سے گزارش کیجئے کہ وہ ایسا نہ کریں، اس سے آپ کو بڑا الٹا اثر پڑے گا۔ تو یحییٰ خان کی دھمکی کے بعد یہ ان سے معذرت کر لی گئی کہ آپ کنکلوڈنگ سیشن میں شریک نہ ہوں۔ تو ہندوستان نے اس طرح سے کنکلوڈنگ سیشن میں، ختامیہ سیشن میں شرکت نہیں کی، اور فخرالدین علی احمد اور یونس سلیم صاحب پھر وہاں سے واپس لوٹ کے ہندوستان آ گئے۔ لیکن پہلے دن اور دوسرے دن ان کی شرکت ہوئی ہے، بھرپور ہوئی ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اس وقت ہندوستان باضابطے تیسرے دن میں شریک ہو لیتا تو ہندوستان OIC کا ممبر بن جاتا۔ لیکن آج جو یہ بات سننے کو
مل رہی ہے کہ ہندوستان اس کا ممبر کیسے بن سکتا ہے جبکہ وہ مسلم ملک نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہاں ممبرشپ کا مسئلہ نہیں ہے، ہندوستان کو گیسٹ آف آنر کے طور پر وہاں بلایا گیا ہے۔ اور ہماری سر پھر بات کریں گے، میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ جب OIC بنا تھا، آپ نے تو بتا دیا کہ ہندوستان پہلے دن وہاں گیا تھا، دوبارہ بھی بلایا گیا ہے، لیکن ہمارے آڈینس کو ذرا یہ بتائیے کہ OIC کا جو قیام عمل میں آیا تو اس کی ممبرشپ کے لیے کیا ایریا طے کیا گیا تھا کہ کس بنیاد پر کسی ملک کو اس میں شامل کیا جائے گا؟ اس کی شرط تھی مسلم میجورٹی ہونا یا مسلم لیڈرشپ؟ 1969 میں یہ کنٹروورسی اٹھی تھی کہ ہندوستان کو وہاں کیسے بلا لیا گیا، تو اس وقت یہ دلیل دی گئی تھی OIC کی طرف سے کہ OIC میں مسلم ملک کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور OIC میں شرکت کرنے کے لیے گھنی آبادی کا ہونا ضروری ہے، اور ہندوستان چونکہ دوسری مسلم آبادی والا ملک ہے پوری دنیا میں، اس لیے ہندوستان کو بلایا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بار بھی ہندوستان کو جو بلایا گیا ہے، تو اس وقت ہندوستان کی آبادی 125 ملین ہے، اس حیثیت سے ہندوستان کو بلایا گیا ہے، لیکن اس بار ممبرشپ کا مطلب نہیں ہے، اس بار آپ کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ گیسٹ آف آنر کی حیثیت سے اسے وہاں بلایا گیا ہے، اور یہ وہاں گئیں اور وہاں جا کے انہوں نے خطبہ بھی پیش کیا۔ ایسے تو بہت سارے ہر سال کچھ نہ کچھ ممالک کو گیسٹ آف آنر کے طور پر بلایا جاتا ہے۔ جو 1969 میں جو ہندوستان کے خلاف جو کنٹروورسی ہوئی تو کن ممالک نے کی، کس وجہ سے ہوئی، مطلب یا کون لوگ اس میں پیش تھے؟ بلایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ممالک کا رجحان بھی ہندوستان کی طرف رہا ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شاہ فیصل جو اپنے زمانے کی بین الاقوامی بڑی شخصیت رہے ہیں، وہ سعودی عرب کے بادشاہ بھی رہے ہیں، اور ان کے ہندوستان سے بڑے گہرے تعلقات تھے۔ ساتھ ساتھ شاہ حسن جو کہ مراکش کے شاہ تھے، ان سے بھی ہندوستان کے بڑے گہرے مراسم تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ صاحب یہ دو ممالک یعنی سعودی عرب اور مراکش جہاں یہ کانفرنس ہو رہی تھی، یہ دو ممالک پیش تھے، باقی مسلم ممالک بھی اس کے حق میں تھے کہ ہندوستان آئے، کیونکہ ہندوستان ایک گھنی مسلم آبادی والا ملک ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کے مسائل سے اس کانفرنس کو الگ نہیں رکھا جا سکتا ہے، تو یعنی مسلم ملک کا ہونا کوئی ضروری نہیں تھا، مسلم آبادی کے ہونے کی بات اس کے پریمبل میں موجود ہے۔ مطلب کتنی مسلم آبادی، مطلب ہے کہ 50% یا 50 سے زیادہ ہو، کم ہو، یا میجورٹی میں ہو، کچھ تو ایریا طے ہوگا اس کا؟ اس کا کوئی تعین نہیں کیا گیا ہے، لیکن گھنی مسلم آبادی والی بات کہی گئی ہے پریمبل میں۔ تو اگر ایسا ہے تو ہندوستان کو بھی وہاں شامل ہونا چاہیے، لیکن نہیں کیا گیا۔ سر یہ بتائیے، سر ہندوستان کو شامل نہیں کیا گیا، لیکن گیسٹ آف آنر کے طور پر ہندوستان کا اس بار ہندوستان کو اتنے لمبے عرصے کے بعد بلایا جانا، بیچ میں بھی بلانے کی بات کی گئی، لیکن آپ کو ایسا نہیں ممکن ہو سکا، اس بار ایسا ممکن ہو سکا، تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی جو خارجہ پالیسی ہے مسلم ممالک میں وہ یقیناً آگے بڑھی ہے۔ تو اس کو آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ بلایا گیا تو مسلم ممالک میں ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوئے ہیں، خارجہ پالیسی بھی بہتر ہوئی ہے، لیکن سشما سوراج گئی، انہوں نے اسپیچ بھی دی، لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پر پاکستان کو دہشت گردی کے لیے بلیم کرتا رہا۔ اس کانفرنس میں سشما سوراج نے پوری تقریر میں ایک جگہ بھی پاکستان کا نام نہیں لیا، اور اسی کو پاکستان اپنی بڑی کامیابی بتا رہا ہے کہ ہم نے بائیکاٹ کیا، اور ہمارے بائیکاٹ کا اثر یہ ہوا کہ ہم ہر جگہ وہ ہمارا نام لیتے ہیں، اس جگہ ہمارا انہوں نے نام نہیں لیا، تو ہماری بڑی کامیابی ہے۔ ہندوستان کا بھی ماننا یہ ہے کہ ان کے بائیکاٹ کے باوجود ہم نے شرکت کی، ہماری دعوت مسترد نہیں کی گئی، اس لیے ہماری یہ ڈپلومیٹک کامیابی، سفارتی کامیابی ہے۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہندوستان ہر جگہ اور ہر مقام پر ہر پوائنٹ پر جا کر کے آپ کو پاکستان کا نام لے، اور وہ اس کا ایشو بھی نہیں تھا، OIC کا ایشو بھی نہیں تھا، اور ہمارے سشما سوراج جی نے وہاں جا کے جو کچھ کہا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹو دی پوائنٹ کہا۔ اور ایک بات کی طرف میں ضرور آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، وہ بات ذہن میں رہے کہ ایک مشہور ماہر دفاع ہے، وہ ہیں سی راجہ موہن۔ سی راجہ موہن جو ہیں دا ہندو میں رہے، دا انڈین ایکسپریس میں رہے، اور بین الاقوامی طور پر انہیں فارن پالیسی کا اور آپ کو دفاعی امور کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے کراسنگ دا روبیکون، ری شیپنگ دا انڈیاز فارن پالیسی۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں
जो किताब 450 पेज की है और 2003 में ये किताब छपी थी, लेकिन आज के तनाजुर में जो अगर किताब पर आप गौर करें, मैं किताब को उलट पलट कर देख रहा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सी राजा मोहन ने बहुत ही तहकीकी अंदाज में जो बातें कही हैं अपनी उस किताब में, वह आज भी पूरे के पूरे तौर पर फिट होती है। उन्होंने उसमें कहा है कि हिंदुस्तान घनी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद अपनी इस शनाख्त को नहीं खो सकता है, नहीं कम कर सकता है, और इसको सामने रखते हुए उसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाना होगा। मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से ये यकीनन बहुत ही अजीम लम्हा है और खुशकुन लम्हा है। अच्छा, मतलब ओआईसी का जो एक मकसद है कि जो मुसलमानों की इशूज़ है उनको उठाना, या जो मुस्लिम ममालिक के मसाइल है, कई मौके पर जैसे पिछले दिनों जब यहाँ क्या बोलते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों का मसला था तो तैयब उर्दुगान उस वक्त उसके ज़िम्मेदार थे, तो उन्होंने हंगामी इजलास इसका तलब किया था। हिंदुस्तान के बहुत सारे मसाइल आते हैं, कभी लिंचिंग हुई, कश्मीर का मसला है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो ओआईसी इसकी जानिब कभी तवज्जो नहीं देती है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान तो पहली बार शरीक हुआ है और आपको हिंदुस्तान को ये मौका मिला है वज़ीर ख़ारजा को अपनी बात को पेश करने का। उन्होंने बहुत खूबी अंजाम दिया है अपने खुतबा को, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी के मसाइल का ताल्लुक़ है, उनके इशूज़ का ताल्लुक़ है। तो देखिए आगे क्या होता है, अभी तो कुछ कहना कबल अज़। सुषमा स्वराज का जो खुतबा है उसमें उन्होंने हिंदुस्तान के जो मुसलमानों के मजमूई मसाइल है उस पर भी कोई तस्करा नहीं किया। गल्फ़ में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी मुलाजमत करती है, उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं, उसका भी उन्होंने तस्करा नहीं किया। तो आपको लगता है कि जो सुषमा स्वराज का खुतबा है उसमें कहीं भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की ज़रा बराबर कोई तर्जमानी हुई है, उनके दर्द को बयान किया गया है, ये पेश किया गया कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमान है? देखिए, एक बात तो यह है कि इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए वो कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई गई थी, और दीगर ममालिक के जो 57 ममालिक के जो दीगर लोग आए हैं उन्होंने भी अपने अपने मुल्क के इश्यूज़ को डिस्कस नहीं किया है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की पहली बार वज़ीर ख़ारजा को शिरकत करने का मौका मिला, एड्रेस करने का मौका मिला, और उन्होंने भरपूर नुमाइंदगी की है, अपनी बात पेश कर दी है, और इश्यूज़ का डिस्कस होना इस पहले खुतबे में कोई ज़रूरी मैं नहीं समझता हूँ। अच्छा, इससे एक और बात कि जो बीजेपी, सुषमा स्वराज चूँकि बीजेपी हुकूमत में है, और जो बीजेपी आरएसएस की टीम है और ये पूरा जो ग्रुप है हिंदुत्वा का, ये इस्लाम को, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा टारगेट करता है, दहशतगर्दी से जोड़कर देखा जाता है, मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है इनकी तरफ से। सुषमा स्वराज ने अपनी तकरीर में इस्लाम की, मुसलमानों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। उन्होंने 2 कुरान की आयत का हवाला पेश किया और ये भी कहा, जो बहुत वायरल हो रहा है, कि अल्लाह के 99 नामों में से किसी का माना तशद्दुद का नहीं है, इस्लाम का मतलब अमन और आश्ती का है। तो क्या हिंदुस्तान में जो उनके लोग हैं उन पर इस तकरीर का कुछ असर पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि हकीकत जो होती है वो हमेशा सामने आती है और खुल के सामने आती है, और ज़ाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान की तरफ से कभी भी ऑफिशियली तौर पर, चाहे जिसकी भी हुकूमत रही हो, चाहे बीजेपी से कबल भी जो हुकूमतें रही हैं, किसी की हुकूमत में भी इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से कभी कोई ऑफिशियल ऐसा बयान नहीं दिया गया है जिससे उनकी मज़म्मत होती हो, और हमेशा इस्लाम के सिलसिले में इसको अमन व आश्ती का मज़हब बताया गया है। इस बार भी उन्होंने जो स्टैंड लिया है वो सही है, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि हमारी जंग दहशतगर्दी से है, हमारी जंग किसी मखसूस मज़हब से नहीं है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल लेंगे कि ओआईसी जो है इसका आलमी सतह पर क्या मकाम है? जैसे अक़वाम मुत्तहिदा है, उसका अपना एक मकाम है, उसकी एक हैसियत है, यूरोपियन यूनियन है, तो इसी तरीक़े से मुसलमानों की या जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी सबसे बड़ी तंजीम है, तो इसकी क्या हैसियत है? देखिए, अगर इस अंदाज़ में आप गौर कीजिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि 1945 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के क़याम से कबल लीग ऑफ नेशंस का भी क़याम अमल में आया था, जो कि जंग अज़ीम दोम के बाद वो बिखर गया, और फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का वजूद अमल में आया। तो उसकी जिस अंदाज़ में उसकी आपको ये हुई है, उसको बनाया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, उस अंदाज़ में तो ओआईसी नहीं है उतने मुनज़्ज़म अंदाज़ में। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये अच्छी कोशिश थी, और शाह फैसल को जो कि उस वक्त कायदे आलम इस्लाम
माने जाते थे, उनको इसका क्रेडिट जाता है। और शाह फैसल का ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसे तारीख़ कभी फरामोश नहीं कर सकती है। तो एक आखिरी सवाल इस पर हम ख़त्म कर देंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे ज़्यादा, मतलब दूसरी बड़ी अक्सरियत हिंदुस्तान के मुसलमानों में, यानी हिंदुस्तान में मुसलमानों की है, और दुनिया भर में देखा जाए तो शायद ये तीसरा या दूसरा ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। तो क्या मुसलमानों को ये मुतालबा करना चाहिए हिंदुस्तान के OIC से या उसके ज़िम्मेदार ममालिक से कि वो इसको भी मेंबरशिप दे और मुस्तकिल मेंबर का दर्जा हिंदुस्तान को दिया जाए? मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुतालबा करने की ज़रूरत नहीं है, और ये तो हुकूमत का क्या इस सिलसिले में जो भी मौक़िफ़ हुआ वो सामने आएगा, और मुसलमानों की जो आबादी है उसको इसमें बराह करम आप इन्वॉल्व न कीजिए। हुकूमती सतह पर आपको ये तमाम कार्रवाई होती रही है और इसे उसी हद तक रहने दीजिए। माजी में भी जब फ़खरुद्दीन अली अहमद और यूनुस सलीम साहब वहाँ गए थे तो आपको वो भी वज़रा के तौर पर हुकूमत हिंद की नुमाइंदगी करते हुए गए थे, और इस बार भी जो ये गई हैं हमारी सुषमा स्वराज, तो वो भी आपको हुकूमत हिंद की नुमाइंदगी करते हुए गई हैं। इसको उसी सतह पर रहने दीजिए, इसको आवाम और हुकूमत को आपस में न मिलाइए। हिंदुस्तान तीसरा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। मेंबरशिप के लिए जो शराइत हैं या जो मेयार मतलूब है उसमें मुस्लिम लीडरशिप के बजाय मुसलमानों की घनी आबादी होने की बात की गई है, मतलब जिन ममालिक में मुसलमानों की बड़ी तादाद आबाद है। ऐसे में हिंदुस्तान भी रुकन बनने का हकदार है। आइए जानते हैं इस मामले में मुल्क की बड़ी तंजीम जमात इस्लामी हिंद का मौक़िफ़ क्या है। OIC जो इस्लामी ताउन तंजीम है उसने दूसरी मरतबा हिंदुस्तान को बहुत दिनों बाद मदऊ किया है। OIC इस्लामी ताउन तंजीम, जिसका अभी मुत्तहिदा अरब इमारात में इजलास हुआ, सुषमा स्वराज वहाँ गई थी, वो अटेंड करके आई है, पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया, बट उन्होंने यहाँ के जो मुसलमानों के मजमूई मसाइल है उस पर सुषमा स्वराज ने कोई गुफ्तगू नहीं की। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? भाई देखिए, हमारा ख़्याल ये है कि अगर OIC वाले हिंदुस्तान को बुला रहे हैं तो इसका हक़ है उनको कि मुसलमान एक बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। तो अब ये है कि पाकिस्तान का या किसी मुल्क का ये इसरार कि ये सिर्फ मुस्लिम ममालिक की तंजीम है, इसमें गैर मुस्लिम मुल्क को नहीं आना चाहिए, तो ये तो ज़ाहिर है कि उसी को फैसला करने का हक़ है। इनका सुषमा का ये कहना है तो ये 18 करोड़ की आबादी में वहाँ मुसलमान हैं, तो ऐसे किसी मुल्क को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? OIC वाले अगर उस पर इत्मीनान है और बुलाते हैं तो है, हक़ है उनको मदऊ की हैसियत से। उस पर उसकी मुखालफत हमारी समझ में नहीं आती है, ये तो उनके सोचने की चीज़ है। मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने भी अपने एक मजमून में हिंदुस्तान की शिरकत का खैर मकदम करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि OIC में अब हिंदुस्तान की रुकनीत होनी चाहिए और पाकिस्तान को मुखालफत का सिलसिला बंद करना चाहिए। मुस्लिम ममालिक ने हिंदुस्तान को मदऊ करके अच्छी पहल की है। मेरा मानना है कि अगर हिंदुस्तान को इसकी रुकनीत मिलती है तो मजमूई तौर पर इसमें हिंदुस्तान और यहाँ के मुसलमानों के लिए बेहतर होगा। लेकिन कश्मीर के हालात को दहशत गर्दाना अमल बताने के बाद क्या हिंदुस्तान की हुकूमत इसकी रुकनीत हासिल करने पर आमादा होगी, ये ख़ुद एक बहस का मौजू है। आपकी क्या राय है इस मसला पर? आप क्या सोचते हैं? हमें ज़रूर आगाह करें, कमेंट बॉक्स में अपने ख़यालात बताएं। फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।